हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीव विज्ञान का जो हमारा टॉपिक चल रहा है पोषण और खनिज का, उसका थर्ड और लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। बाकी इसके 2 पार्ट और साथ ही जीव विज्ञान के दूसरे टॉपिक के टेस्ट हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के टेस्ट भी अवेलेबल हैं। जीएस के भी विभिन्न टॉपिक के टेस्ट अवेलेबल हैं। तो ज़रूर एक बार टेस्ट दें और अपनी तैयारियों को परखें और बेहतर बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे ही बेहतर वीडियो आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया के द्वारा, बी ऑप्शन है विटामिन के द्वारा, सी ऑप्शन है उत्प्रेरक के द्वारा, डी ऑप्शन है एंजाइम के द्वारा। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। दूध का दही में जमना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड, अक्सर घुमा के पूछा जाता है इसको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध का दही में परिवर्तन होता है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो बैक्टीरिया का नाम भी पूछा जाता है, इसलिए नाम आप लोग ज़रूर याद रखें। लैक्टो बैसिलस, नाम याद रखें, लैक्टो बैसिलस, ठीक है, नामक बैक्टीरिया के कारण ही दूध जो है कि दही में चेंज होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखें। चलिए अगला देखते हैं। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है। तो गाय का दूध होता है फ्रेंड, वो जो भैंस का दूध होता है उसके अपेक्षा हल्का सा पीलापन उसमें नज़र आता है। तो वो पीला रंग किस प्रोटीन के कारण उपस्थिति के कारण होता है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण? तो ऑप्शन है आपके पास कैसीन, दूसरा ऑप्शन है लैक्टोज, तीसरा ऑप्शन है विटामिन B12, डी ऑप्शन है कैरोटीन। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। गाय के दूध में पीले रंग का कारण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन। तो दूध में, गाय के दूध में कैरोटीन नामक एक वर्णक पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से गाय का दूध होता है वो हल्का पीला होता है। ठीक है फ्रेंड, और कैरोटीन एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, और ये कैरोटीन है फ्रेंड। और कैरोटीन दूसरा होता है, आप लोग को पता है, हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं, गाजर में पाया जाता है। और एक कैरोटीन होता है जो नाखूनों और बालों में पाया जाता है। और एक कैरोटीन है फ्रेंड, ये गाय का जो दूध होता है उसके पीलापन के लिए जिम्मेदार होता है। तो तीनों कैरोटीन को अलग अलग पॉइंट पे आप ध्यान रखेंगे। नाम लगभग सेम है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अगला पॉइंट है, कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है जिसके कारण दूध का रंग धवल होता है? ठीक है, तो दूध का रंग आप लोग पता है कि सफ़ेद होता है। तो वो सफ़ेद किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? एग्लूटिनन, कैसीन, मायोसिन या हीमोग्लोबिन, इसकी उपस्थिति के कारण दूध का जो रंग होता है वो धवल होता है, सफ़ेद होता है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड, ऊपर वाला भी पूछा गया था प्रश्न, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में बार बार दोहराया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कैसीन नामक जो है कि एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से दूध का रंग सफ़ेद होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ठीक है, ऊतकों जो टिश्यूज होते हैं शरीर के, जो टूटते फूटते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, इनका निर्माण किसके थ्रू होता है? वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या विटामिन से? ठीक है फ्रेंड, तो टिश्यूज़ जब भी हम कोई हार्ड वर्क करते हैं या फिर हमारी पिटाई हो गई मान लेते हैं, तो जो छोटे छोटे कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है टिश्यूज़ के रूप में, वो टूट जाती हैं। तो उनका निर्माण जल्दी किसकी वजह से होता है? ये कारण होता है फ्रेंड प्रोटीन से। प्रोटीन का सेवन हमको पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए ताकि जो भी ऊतक हमारे ख़राब हो जाएं या फिर नए ऊतक बनने हों तो ये प्रोटीन उसमें सहायक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध में आपको पता है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तभी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, कैसीन। कैसीन के पाचन के लिए जो एंजाइम जिम्मेदार होता है वो कौन सा होता है?
पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन या फिर रेसिन। ठीक है फ्रेंड, तो कैसीन जो पाया जाता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है इसको पचाने के लिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेनिन। ठीक है फ्रेंड, तो ये गैस्ट्रिक जूस होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस से ये निकलता है रेनिन। ठीक है, रेनिन नामक एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जठर रस होता है, वहाँ से निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यही जो होता है ये दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अगर पूछा जाएगा तो रेनिन तो ये जठर रस से स्रावित होता है एंजाइम, और ये दूध का जो प्रोटीन होता है कैसीन उसके पाचन में सहायक होता है। अगला है, और ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये जो आप कह सकते हैं जो रेनिन एंजाइम है ये वयस्कों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, वयस्कों में नहीं पाया जाता है वयस्कों में, बल्कि जो हमारा दूसरा एक आप कह सकते हैं एक घुलनशील केसिन होता है। ठीक है, घुलनशील केसिन को दुग्ध प्रोटीन को एक आप कह सकते हैं कि दूसरा प्रोटीन होता है जो कैल्शियम कैसिनेट को जो है कि चेंज कर देता है। और जो बालक होते हैं जो 6 से 15 से पहले के होते हैं, ठीक है, और 6 के बाद ये लुप्त होना स्टार्ट हो जाता है। जो एंजाइम होता है ये रेनिन वो वयस्कों में नहीं पाया जाता, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन है वसा। ठीक है, ये वर्षा नहीं है, ये वसा है, इसको ध्यान रखें आप लोग, कलर टाइप है। और विटामिन, प्रोटीन या फिर एंजाइम। तो मानव शरीर की धीमी वृद्धि के कारण कौन सा है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन अगर आप कम लेते हैं तो आपका शरीर की वृद्धि धीमी होगी और हो सकता है कि आपका शरीर उतना विकास न करे जितना कि उसके सेल्स डिजायर करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। प्रोटीन बहुत ही जरूरी चीज़ है, और प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, प्रोटीन एक क्या है? कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में या फिर CO2 के रूप में। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किसके रूप में? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी के रूप में। ठीक है, तो सांस लेते हैं, सांस के थ्रू जो ऑक्सीकरण होता है और उसी की वजह से ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कन्फ्यूज कर देता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। अगला पॉइंट है, कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? ठीक है, लोहा, जस्ता, गंधक, मैग्नीज। इसमें सूक्ष्म नहीं है आपको पूछा है। ठीक है, दीर्घ पोषक तत्व हो सकता है इसमें, जाहिर सी बात है, और सूक्ष्म नहीं होगा। इसमें सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं, टाइप करें अपना आंसर। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, गंधक। जो सल्फर होता है वो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं बल्कि दीर्घ पोषक तत्वों में काउंट किया जाता है। बाकी लोहा हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, तांबा हो गया, आयोडीन हो गया, मैग्नीज हो गया, सेलेनियम हो गया, जस्ता हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, ये सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप रिवाइज करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन कौन आते हैं। और जो दीर्घ पोषक तत्व है उसमें आप सल्फर देख चुके हैं, मैग्नीशियम आता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एल्युमिनियम वगैरह जो भी तत्व हैं वो सब दीर्घ में आते हैं इनके अलावा। ठीक है, तो आप एक याद रख लेंगे, कोई सा सूक्ष्म या दीर्घ, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो ये अक्सर हमको एग्जाम में ये कंफ्यूज करता है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है, अल्फा केराटिन। ठीक है, कैरोटीन अभी हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, कैरोटीन अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ये आ गया केराटिन। ठीक है, अल्फा केराटिन प्रोटीन होता है, रक्त में उपस्थित, त्वचा में उपस्थित, अंडों में उपस्थित या फिर ऊन में उपस्थित होता है।
तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा, ये उपस्थित होता है अल्फ़ा जो केराटिन होता है वह त्वचा में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी, हमारी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उसमें एक उपस्थित होता है। ठीक है, और ये जल में अघुलनशील होता है और ये सींग में भी पाया जाता है, जो सींग होते हैं पशुओं के, नाखून में पाया जाता है और बालों में पाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। जो अल्फ़ा केराटिन या केराटिन जो प्रोटीन होता है वो सींगों में पाया जाता है, नाखूनों में पाया जाता है, बालों में पाया जाता है या खुर में भी पाया जाता है और हमारे त्वचा में भी पाया जाता है, स्किन में भी। ठीक है, 30 पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। सारे जो पॉइंट्स हमने बताए हैं इसको एकदम फिट कर लीजिए, एग्जाम में ये कई बार रिपीट हुआ ये प्रश्न। अगला देखते हैं, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। दोनों बहुलक हैं, दोनों का वनस्पति उद्भव है, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है। ये आपको बताना है कि इनमें अंतर क्या है। तो ये बहुत ही कठिन प्रश्न था, इस समय आया था, ये एनटीपीसी के एग्जाम में 2016 वाले में आया है और साथ में ये आयोग के पुस्तकों में भी पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। ये इसमें गलत ऑप्शन है। बाकी दोनों बहुलक हैं, पॉलीमर्स दोनों हैं, दोनों वनस्पति से इनका विकास होता है, दोनों वनस्पति से निकलते हैं, स्टार्च और सेलुलोज, और दोनों में जो अणु होते हैं वो ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज से स्टार्च बनता है और ग्लूकोज से ही सेलुलोज बनता है, लेकिन आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं ऐसा नहीं है। आयोडीन के साथ जो रंग प्रदान करता है वो स्टार्च होता है। ठीक है, स्टार्च रंग देता है जबकि सेलुलोज रंग नहीं देता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। बाकी इसकी प्रॉपर्टी आप याद रखिए, सारे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टार्च है एक, स्टार्च क्या है। ये टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसैकेराइड्स है कि डाईसैकेराइड है कि पॉलीसैकेराइड है या इनमें से कोई नहीं। तो इसी सीरीज़ में हम लोग पिछले वीडियो में या फिर उससे पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में शायद हमने कार्बोहाइड्रेट डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो आप एक बार ज़रूर उसको देखें ताकि जो टाइप्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएं। तो स्टार्च का सही आंसर होगा फ्रेंड ये ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड्स मतलब बहुत सारे जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनको मिलने से बनते हैं। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, डाईसैकेराइड्स का एग्जाम्पल हमने डिटेल में बताया है और पॉलीसैकेराइड्स स्टार्च है। ठीक है, तो स्टार्च ग्लूकोज के कई डाईसैकेराइड से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज के। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस भी किए, तो ग्लूकोज के जो अणु होते हैं उसी से मिलकर स्टार्च बना होता है, लेकिन बहुत सारे अणु होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज एक डाईसैकेराइड है, सॉरी मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज, और इसी से कई संख्या में कई सारे मिलके बनाए हैं पॉलीसैकेराइड्स स्टार्च। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जाहिर सी पता है जो नॉर्मल हम लोग खुराक है उससे अधिक होगी, 30 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम या फिर 70 ग्राम। तो फ्रेंड जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए कमेंट में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 70 ग्राम। हम लोग को लगभग 40 से 45 ग्राम आप लोग को पता है प्रोटीन की आवश्यकता होती है, नॉर्मल जो ह्यूमन है। ठीक है, नॉर्मल जो वयस्क मनुष्य हैं। बाकी जो दूध पिलाने वाली माँ होती है उसको जाहिर सी बात है अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होगी, तो इनको लगभग 70 से 75 ग्राम के आसपास प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है, जो पूरे आहार का लगभग 10% के आसपास बनाता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, प्रोटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला है तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता है लगभग एक समान, तरुण में अधिक और वृद्धों में न्यूनतम, वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतम, तरुणों में बहुत अधिक और वृद्धों में बहुत कम। तो आपको बताना है तरुण और वृद्ध व्यक्तियों में किसको ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप केवल उल्टा सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल। तरुणों को कम चाहिए, वृद्धों को ज़्यादा चाहिए। ठीक है, कि उनको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, उनके सेल्स बहुत जल्दी थक जाएंगे। ठीक है, और
इसकी कमी से क्या होगा, वो जल्दी थक जाएंगे और बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन जो तरुण होते हैं वो दूसरे सोर्स से कार्बोहाइड्रेट वसा से एनर्जी निकाल लेते हैं, लेकिन जो वृद्ध होते हैं उनको प्रोटीन्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है, जो उनकी हड्डियों को मांसपेशियों को फिट रखता है। अगला है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन, वसा, खनिज या कार्बोहाइड्रेट। तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। अधिक मात्रा में क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, खनिज चाहिए या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग जिस हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं उस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा, ए, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, ठीक है। प्राणियों का जो जीवित पदार्थ होता है, जीवित पदार्थ पेंड कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। अकार्बनिक की बात करेगा तो इसमें क्या आएगा, इसकी जगह जल हम टिक करेंगे, ठीक है। पानी की बात करेंगे, पानी सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे जीवित पदार्थ की बात करें कार्बनिक पदार्थों की, तो यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। और प्रोटीन सभी जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं सब में मौजूद रहता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। जीवित पदार्थों में सबसे ज़्यादा 80% क्या होता है, प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से किस चयापचयी प्रकरण में अधिकतम ऊर्जा निकलती है, ठीक है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज या फिर प्रोटीन। तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, किसमें अधिकतम ऊर्जा निकलती है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसा में, ठीक है। वसा में अधिकतम ऊर्जा निकलती है इन ऑप्शंस में से। कार्बोहाइड्रेट में उससे कम, खनिज में, प्रोटीन में और भी कम निकलती है। तो लगभग वसा में 9.3 किलो कैलोरी 1 ग्राम। तो 1 ग्राम अगर फैट रहेगा तो उससे 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है, मुक्त होगी, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे उसके पूर्ण ऑक्सीकरण से केवल 4.2 किलो की, ठीक है, 4.2 किलो कैलोरी की कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। तो जिससे दुगना है लगभग वसा का। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमको तुरंत एनर्जी देता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तुरंत एनर्जी के लिए जो एथलीट्स वगैरह यूज़ करते हैं, अगर आप तुरंत ड्रिंक के लिए, तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन वसा से अगर ज़्यादा एनर्जी 1 ग्राम में मिलता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार इसको पूछा भी गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा ओमेगा-3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इसमें ऊंचाई दिया है गलत टाइपिंग है, जई, ठीक है, जई होगा, अलसी, मूंग या दाल, ठीक है। तो क्या ऑप्शन सही होगा, जल्दी से टाइप करें। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, अलसी। अलसी में ओमेगा-3 यहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है या फिर सबसे बढ़िया स्रोत है, ठीक है। और ये जो अमीनो अम्ल होता है वो बॉडी में नहीं बनता है, ये बॉडी के बाहर होता है, इसलिए आहार का माध्यम से ही इसको ग्रहण करना पड़ता है। तो ये जैसे अलसी हो गया या अखरोट वगैरह हो गए या फिर मछलियों में ये पाया जाता है ओमेगा-3 फैटी अम्ल। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अगला है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य है। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना ही चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न हो जाता है। तो फ्रेंड कौन सा क्वेश्चन इसमें गलत है, जल्दी से अपना आंसर आप टाइप करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो गलत आंसर होगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर क्या है, सी। मानव शरीर किसी भी कोशिकाएं जो होती है किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर पाती, ये गलत, ठीक है। तो जो एसेंशियल एमिनो अम्ल होते हैं, आवश्यक जो अम्ल होते हैं उनका नहीं होता है। बाकी जैसे कि एमिनो अम्ल का हम लोग को पता है शरीर के अंदर संश्लेषण नहीं होता है, लेकिन बाकी जो होते हैं वसा अम्ल उनका संश्लेषण होता है बॉडी में। बाकी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है। मछली, क्योंकि क्या होता है मछली में संतृप्त वसा अम्ल, बहुसंतृप्त वसा अम्ल
या आवश्यक विटामिन या फिर अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो इसका सही आंसर जल्दी से टाइप करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुसंतृप्त। ठीक है, बहुसंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब बहु असंतृप्त। ठीक है, यहाँ पे अमिश है। बहु असंतृप्त जो वसा होता है उसका पाचन जल्दी शरीर में होता है। ठीक है, और इसका जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो तेज़ी के साथ होती है और अधिक मात्रा में होती है। तो आदमी को जो भी एनर्जी चाहिए वो तुरंत मिल जाती है, जो पोषक तत्व है वहाँ से आसानी से निकाल लिया जाता है। तो मछलियों में बहु असंतृप्त वसा होती है। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा मछलियों में, इसलिए उनका स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है उनका उपभोग। अगला पॉइंट है, आहार उत्पादों की बिक्री में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा नहीं है, मतलब ट्रांस फैट नहीं है। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है, निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो कहना क्या चाहती है उसको आपको बताना है, और कौन सा वो कहना नहीं चाहती है वो आपको यहाँ से निकाल कर टिक करना है। कंपनी के आहार उत्पादन हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए गए हैं। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। कंपनी द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेल से निर्मित किए जाते हैं। इस पॉइंट को आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है। अगर उसमें लिखा है कि हमारे उत्पाद में, हमारे प्रोडक्ट में ट्रांस वसा नहीं है, तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेल से निर्मित किए गए हैं। यही गलत होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो ट्रांस फैट है तो वो जाहिर सी बात है, ट्रांस फैट वसा अगर उसमें नहीं है तो इसका मतलब कि वो पशु से उत्पन्न तेल नहीं निर्मित किया गया, बल्कि वानस्पतिक तेल निर्मित किया गया है। तो यही ऑप्शन गलत होगा, बाकी ऑप्शंस सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। असंतृप्त वसा में एकल बंध होते हैं। असंतृप्त वसा जाड़ों में ठोस होती है। असंतृप्त वसा में दोहरे बंध होते हैं। अधिकांश जंतु वसाएं असंतृप्त होते हैं। जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील क्यों होते हैं। हम लोग इसको देखे हैं तो इसको आपको बताना है संरचना के आधार पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असंतृप्त वसा में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं, समझ में, इसीलिए ये क्रियाशील अधिक होते हैं। डबल बॉन्ड की वजह से इनके जो कार्बन परमाणु जो होते हैं वो क्रियाशील करने में तत्पर रहते हैं। सिंगल बॉन्ड रहता है तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, आप लोग को पता है। डबल बॉन्ड में उससे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे कम स्टेबल होते हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड होता है। बाकी ऑप्शंस गलत हैं, इसका उल्टा हो जाएगा। अधिकांश जंतु जो वसाएं होती हैं वो संतृप्त वसा होती है। ठीक है, ट्रांस फैट होता है। और जो असंतृप्त वसा होती है वो जाड़ों में जमती नहीं है। ठीक है, संतृप्त वसा बल्कि जम जाती है। असंतृप्त वसा में एकल बंध होते हैं। ठीक है, ये बात गलत है। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF भी मिलेगा सारे वीडियो के। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।